साथियों प्रणाम। एक बार प्रणाम अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्रमोशन टू ग्रुप बी अगेंस्ट 7% कोटा, उसमें आज हम APO शिफ्ट 1 जो आपका पेपर था 18/5/25 को 3 से 5 के बीच में जो हुआ था उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी कर्मचारी को अर्जित किया हुआ समझा जाएगा। तो कब अर्जित किया हुआ समझा जाएगा, है ना। ये देखिए इसके इसने इसने उसे ऐसा यदि उसने मेट्रिकुलेशन या समकक्ष उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो कि हिंदी इसका सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन संचालित प्राक परीक्षा जब सरकार द्वारा किसी विशेष श्रेणी के पदों के संबंध में ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाए तो उस योजना के कोई निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या केंद्र सरकार द्वारा उसे निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप से घोषित कर दे कि उन्हें ऐसा ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब दिए गए विकल्पों से कोई भी सही नहीं है या हिंदी का सारा ज्ञान। तो क्या समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी को अर्जित किया हो समझा जाएगा। तो अर्जित किया हो कब समझा जाएगा, जब उसको हिंदी का सारा ज्ञान हो तो ये माना जाएगा कि उसने खुद ने एक्वायर किया हुआ है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है। तो तमिलनाडु में जो है 1976 राज्य लागू नहीं है, केरल आंध्र प्रदेश में ये लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आपको पता है 22 भाषाओं को ये शामिल किया गया है। भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो आपका लीला जो सॉफ्टवेयर है वो विकसित सॉफ्टवेयर का नाम है। क्षेत्र खा में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो कि केंद्र सरकार का कार्यालय ना हो तो केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्र सामान्य हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ हिंदी अनुवादक भी भेजा जाए। 1976 के किस नियम के उपयुक्त का अनुवाद ये आपको प्रावधान है। तो 3(2)(a) के तहत ये प्रावधान है कि यदि कोई पत्र अंग्रेजी में है तो भाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी अनुवाद में भी भेजा जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई जो अंग्रेजी में होगी ये 348(1) के तहत जो है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र गा के अंतर्गत आता है। तो गा के अंतर्गत कौन सा आता है, असम जो है वो गा के अंतर्गत आता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इसको टोली कहते हैं, कि बैठकें कब कब आयोजित की जाएंगी। एक वर्ष में 2 बैठकें जरूर ही नगर राजभाषा समिति की होंगी। मंत्रालय में गठित हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है। तो आपके जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं वो मंत्रालय में गठित हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामग्री संस्कृति के सभी तत्वों का व्यक्ति के माध्यम बन सके। तो आपको अनुच्छेद 351 के तहत ये काम है संघ का कि वह हिंदी की भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावे। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में दिखाई जाने वाली तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है। तो 3A जो है वह रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 से संबंधित है तत्परता से। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 कौन सा नियम प्रावधान करता है, प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को हर समय विभाग की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन जीवन और संस्कृति की सुरक्षा के संबंध में सरकारी नीतियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। 3BA के तहत ये है कि जो रेलवे कर्मचारी को पर्यावरण, शिक्षण या विवाह संबंधी आयु या जितने भी मौलिक नैतिक कर्तव्य हैं वह उनका निर्वहन करेगा। रेलवे सेवा नियम 1966 को कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी को किसी भी रेडियो प्रसारण में सरकार की आलोचना करने, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण करने या अपने नाम से या छद्म नाम से कोई दस्तावेज प्रकाशित करने से रोकता है। नियम 9 जो है वह ये तय करता है कि कोई भी रेल कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियम 15 रेलवे सेवाओं के निजी व्यापार या रोजगार नियम 1966 के अनुसार किस गतिविधि के लिए रेलवे कर्मचारी को सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यकता है। तो आपका सामाजिक या धार्मिक प्रकृति का मदद कार्य करने के लिए, साहित्य, वैज्ञानिक या धर्मार्थ, समाज के क्लब, पंच प्रचार या प्रबंधन में भाग लेना जो खेल, संस्कृति, मनोरंजन गतिविधि को बढ़ावा देने में संबंधित हो, या किसी सदस्य के स्वामित्व या प्रबंधन करने वाली आदि समर्थन प्रचार करना, या प्रोजेक्ट मीडिया के निर्माण में किसी तरह के भाग लेने खुद को जोड़ना। दोनों में तो है ही नहीं है, इसे पहला और दूसरा ये सही है ना। रेलवे सेवा नियम 1966 कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी को दही लेने या देने से रोकता है। 13A का जो आई है वह दही लेने या देने से रोकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में रेल कर्मचारी की छुट्टी समाप्त नहीं होती। जब छुट्टी समाप्त नहीं होगी उसकी 3 एवं 4। जब रेलवे कर्मचारियों को रेलवे सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता है तब पत्र दिया जाता है।
तो ये तो हो जाएंगे ना। जब रेलवे कर्मचारी भारत सरकार का किसी अन्य पद उचित माध्यम से जाए, मतलब टेक्निकल रिजाइन ले, तो उसकी छुट्टी उसके साथ जाती है। रेलवे कर्मचारी सेवा से बर्खास्त हटाया जाता है और अपील या संशोधन पर बहाल किया जाता है, उसे भी मिलेंगी छुट्टी। रेलवे कर्मचारी जो मुआवजे या अमान्य पेंशन या ग्रेच्युटी पर सेवानिवृत्ति होने के बाद फिर से नियोजित होता है और उसे पेंशन के लिए अपनी पिछली सेवा गणना की अनुमति दी जाती है। इस तरह के इसको भी टेक्निकल जो मतलब छुट्टी जो है वो समाप्त नहीं मानी जाएगी। तो ये 2, 3, 4 इनको नई छुट्टी मानी जाएगी समाप्त। किसी अस्थायी रेलवे कर्मचारी को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के दी जाने वाली अधिकतम अवधि छुट्टी कितनी, 3 महीने की है ना। रेलवे कार्यशाला में अप्रेंटिस मैकेनिक को पूर्ण वजीफे पर अधिकतम 16 दिन का है ना, और मेडिकल मतलब चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अधिकतम 20 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। किसी महिला रेल कर्मचारी को जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण सेवा काल के दौरान गर्भपात सहित गर्भपात की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि कितनी दी जा सकती है? ये 45 दिन अधिकतम अवधि दी जा सकती है। एक विवाहित महिला रेलवे कर्मचारी को प्रसवपूर्ण या गैर प्रसवपूर्ण पहली बार ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन कराने के लिए कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है? 14 दिन से अधिक नहीं, है ना। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन प्रणाली कर्मचारी को अपना बायोडाटा, सेवा और वेतन संबंधी विवरण आदि देखने के लिए सक्षम बनाती है? तो रेस जो है वह ऐसा है जिसमें आप अपना छुट्टी से लेके वेतन और कटौती सब कुछ देख सकते हैं। महिलाओं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम PSO 2013 की धारा 12 के अनुसार अंतरिक्ष समिति या स्थानीय समिति जैसा भी मामला हो, जांच की लंबित के दौरान पीड़ित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर नियोक्ता को निम्नलिखित में से क्या सिफारिश कर सकता है? तो पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना, या फिर पीड़ित महिला को उसके अन्यथा हकदार अवकाश के 3 माह की अवधि तक अवकाश स्वीकृत करना, पीड़ित महिला को ऐसे अन्य राहत प्रदान करना जिसे निर्धारित किया जा सकता है केवल पीड़ित महिला को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा, प्रतिवादी को नहीं। तो 1, 2, 3 ये जो है ये करेक्ट है, बाकी इसके बाद ये सही नहीं है। गैर राजपत्रित कर्मचारी को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता NHA के भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नकद मुआवजा तब भी दे है जब कोई कर्मचारी आराम पर हो, बिल्कुल सही। नकद मुआवजा तब भी दे है जब रनिंग स्टाफ राष्ट्रीय अवकाश पर प्रशिक्षण ड्यूटी पर, ये भी सही। रेलवे सुरक्षा बल 24 घंटे काम करता है, इनको नहीं मिलता। कर्मचारी कार्यालय कर्मचारी, इनको भी प्राप्त नहीं होता। रेलवे पेंशन भोगी जिन्होंने निश्चित चिकित्सा भत्ता FMA लेने का विकल्प चुना था, निम्नलिखित में से क्या पाने का हकदार नहीं है? रेलवे अस्पताल में उपलब्ध न होने वाले उपचारों के लिए बाहर से रेफर करना, ये तो उपलब्ध है। दिए गए विकल्पों से कोई भी सही नहीं। आंतरिक रोगी उपचार, बाहर रोगी उपचार, कोई भी विकल्प सही नहीं है। इनमें से सभी लेने का हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में GST आता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 जिससे कारखाना अधिनियम 1948 प्रतिस्थापित की नियम 24(3) अध्याय 6 में कर्मचारियों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त स्थान पर क्रेच की सुविधा प्रावधान अनिवार्य है, जिसमें एक कारखाने में आमतौर पर कितने कर्मचारी कार्यरत होंगे? 50। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 3 किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य समिति की स्थापना को अनिवार्य बनाती है, जिसमें पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या अधिक श्रमिक नियोजित है या नियोजित रहे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वेतन का हिस्सा नहीं बनता है? नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में दिया गया अंशदान और उस पर ब्याज, कोई वाहन भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य, कोई ओवर टाइम भत्ता, ये तीनों को ही आप जो है वेतन का हिस्सा नहीं मानते। महंगाई भत्ता को आप वेतन का हिस्सा मानते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 65(2)(a) के अनुसार किसी औद्योगिक कर्म प्रतिष्ठान का नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी को तालाबंदी से पहले डैश की लिखित सूचना देगा, उसके बिना ये तालाबंदी नहीं करेगा, तो कम से कम 60 दिन की लिखित सूचना देगा। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की किस धारा ने सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी है? धारा 97 के तहत न्यायालयीय क्षेत्र पर रोक लगा दी है। वह समय सीमा क्या है जिसके पूर्व एक रेल कर्मचारी अपनी स्वीकृत छुट्टी को पूर्व वैवाहिक प्रभाव से दूसरी छुट्टी परिवर्तित किया जा सकता है? तो आज के लिए 30 दिन का हो गया है। उस विश्लेषण का नाम क्या है जो रेलवे इन्वेंट्री प्रबंधन में इन्वेंट्री आइटमों को उनके वार्षिक उपयोग मूल्य और महत्व के आधार पर 3 समूह में वर्गीकृत किया जाता था, उच्च मूल्य, मध्यम मूल्य और निम्न मूल्य। तो इसका है ABC एनालिसिस के माध्यम से इसमें वर्गीकृत किया जाता है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पात्र हेतु सभी पात्र आरक्षित रेलवे कर्मचारी RP और RPSF कर्मचारियों को छोड़कर को बिना किसी अधिकतम सीमा के 10 दिन मजदूरी के बाद उत्पादकता जुड़ा बोनस प्राप्त होगा 78 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्तियों की मॉडल अनुसूची के अनुसार उत्कृष्ट प्रकृति की सराहनीय कार्य के लिए महाप्रबंधक रेलवे कर्मचारी JG अधिकारी तक को पुरस्कार इनाम के रूप में अधिकतम कितनी राशि पुरस्कृत कर सकते हैं? अधिकारी कम से कम 5 वर्ष में समान वेतन पर हो, यदि उसका वेतन प्रगतिशील हो तो अपनी नियुक्ति के अधिकतम वेतन पर रहा हो तो आप 5,000 रुपये दे सकते हैं। ठीक है,
बच्चों की शिक्षा भत्ते CA की प्रतिपूर्ति के संबंध में लिखना कौन सा कथन सही है। तो आपको दिव्यांग बच्चों के लिए CE समान दर से दोगुना मिलता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CE छात्रावास सब्सिडी का दावा दो सबसे बड़ी चीज़ बच्चों के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। छात्रावास सब्सिडी और बच्चों की शिक्षा भत्ता का दावा एक साथ किया जा सकता है, बिल्कुल सही। किसी रेलवे कर्मचारी बच्चों को शैक्षणिक भत्ते या ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति छात्र सब्सिडी तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक बनी लंबित या छुट्टी पड़े, ये भी गलत बात, ये गलत है। अब ये तीनों सही है। भारतीय रेल मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक कौशल विकास कार्यक्रम योजना का नाम क्या है, जिसके तहत भारत के बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के विभिन्न ट्रेडों में तकनीक प्रशिक्षण दिया जाता है, जो देश भर की पात्र युवाओं के लिए रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो ये आपका जो है रेल कौशल विकास योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सेवा कार्य के घंटे तथा विश्राम की अवधि MOER 2005 के अनुसार नियम 3 के अंतर्गत किए गए वर्गीकरण की घोषणा से व्यतीत कोई रेलवे सेवक ऐसी घोषणा की तिथि से 90 दिनों की अवधि के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। किसके प्रस्तुत कर सकता है? क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। गेटमैन सी विश्राम गृह और जलाशय आदि की देखभाल कार्य करता चौकीदार और सेरिनेटर जो अनिवार्य रूप से अस्थायी रोजगार में काम करते हैं प्रति सप्ताह 10 अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ता है, तो यह है 24 घंटे। मजदूर संहिता 2019 के अनुसार एक कर्मचारी वार्षिक न्यूनतम वेतन जिसने एक लेखा में कम से कम 30 दिन काम किया है किस पर देय है? कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी का 8.1/3% या 100 रुपये जो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी लाभ निधि SPF का शीर्षक गतिविधि से आपको मिलान करना है इसका, है ना। तो विकलांग रेलवे कर्मचारी तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उनके बच्चों की व्यावसायिक कौशल विकसित करना है। इसके लिए कितना अंशदान निर्धारित किया गया है? तो इसके लिए 50 रुपये निर्धारित किया गया है। कर्मचारी को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, तो इसके लिए 17 रुपये है। संस्थानों और क्लबों आदि मनोरंजक सुविधाएं, तो आपका जो है इसके लिए कितना है? 36 रुपये है। महिला सशक्तिकरण गतिविधि जिसमें सेमिनार शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम लिंग संवेदीकरण शिविर आदि सम्मिलित है। प्रति व्यक्ति स्नान से बंटन राशि कितनी है? ये है आपकी 28 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत व्यक्तियों की भर्ती के लिए क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों में कितना कोटा है? तो क्षेत्रीय रेलवे रेशियो मतलब 2 एवं उत्पादन इकाइयों में भी रेशियो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेवल 2 पदों पर स्काउट एवं गाइड के अंतर्गत कितना कोटा निर्धारित है? तो ये है क्षेत्रीय रेलवे में 2 है और उत्पादन इकाई में 1 है, और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें दोनों में ही था। टाइप 1 और टाइप 2 रेलवे क्वार्टर के आवंटन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पक्ष में प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? जहाँ एक स्टेशन पर टाइप 1 और टाइप 2 रेलवे क्वार्टरों की कुल संख्या 50 या उससे अधिक है, 10% है। लेवल 4 और लेवल 5 के पदों पर खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल कोटे के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल उत्पादन इकाई में कितना प्रतिशत कोटा आवंटित है? तो ये क्षेत्रीय रेलवे में 5 है, उत्पादन इकाई में 2 है। प्रतिभा कोच के माध्यम से खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती के लिए खेल उपलब्धियों की गणना की अवधि के बाद में कौन सा कथन सही है? तो खेल उपलब्धि वर्तमान तथा तत्काल पूर्व वर्ती 2 वित्तीय वर्षों की होनी चाहिए तथा खिलाड़ी सक्रिय होना चाहिए, तो सही है। खेल उपलब्धि चालू या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, इसमें 2 वर्ष की थी, ये 2 वित्तीय वर्ष होनी नहीं, वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए तो खिलाड़ी सक्रिय होना चाहिए, ये सही है बिल्कुल। खेल उपलब्धि वर्तमान तथा 3 वर्ष की, ये गलत है। मतलब खेल जो उपलब्धि है वो चालू या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। खेल भर्ती में विश्व चैंपियनशिप जूनियर सीनियर में देश के किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें कोई भी सही नहीं है ना, ऐसा कोई नहीं जरूरी नहीं है। एकीकृत पेंशन योजना UPS की उपयोगिता के संबंध में लेकिन कौन सा कथन सही है? 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार को कोई कर्मचारी जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत आता है UPS के विकल्प को चुन सकता है, सही बात है। केंद्र सरकारी सेवा में नया भर्ती व्यक्ति 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल होता है तो UPS के अंतर्गत आएगा। केंद्र सरकार कोई कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत आता था अगर न्यूनतम 10 वर्ष की आरक्षण सेवा के 3/2025 को उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ है, शिक्षक रूप से सेवानिवृत्त हुआ है तो वह भी UPS के अंतर्गत आएगा। UPS चुनाव का विकल्प अंतिम अपरिवर्तनीय, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दिस। अब कार्मिक विभाग में जूनियर क्लर्क पदों पर पदोन्नति कोटे के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? 33.3% पद आरक्षित हैं। चयन पदों पर सतत पदोन्नति प्रदान करते समय वह अवधि क्या है जिसके बाद मुख्य कार्मिक अधिकारी का व्यक्तिगत अनुमोदन आवश्यक है? 4 महीने। समूह ग के अंतर्गत चयन पद में यदि चयन बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता तो उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? तो इस मामले के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को भरने के लिए अपर रेल ADRM की स्वीकृति से एक पैनल गठित किया जाता है। X को 1 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति को रोक दिया जाएगा या और स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा? ऐसा नहीं है क्योंकि उसने X को पदोन्नति पर दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया था, उसने अनिच्छा व्यक्त की तो उसको तो दूसरे स्टेशन पर नहीं किया जाएगा। X को 1 वर्ष की अवधि की पदोन्नति पर रोक दिया जाएगा और स्टेशन से बाहर स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब उसका ट्रांसफर नहीं होगा या प्रमोशन उसने रोक लिया। X अपने पैनल पद पर ध्यान दिए बिना उसी पैनल से उससे पहले पदोन्नत सही व्यक्तियों से कनिष्ठ होगा, सही बात है। हालांकि रोक लगा जाने पर X 1 वर्ष की अवधि के दौरान उसी पदोन्नति श्रेणी पदोन्नत किसी अन्य कर्मचारी बचता नहीं खोएगा, उसकी सीनियरिटी अन्य के साथ मतलब जो उसके निचले हैं उससे
नहीं रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अधिकारी जिसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है ने अपनी पात्रता स्तर से नीचे रेलवे अवकाश पर ऑक्युपाई करने की इच्छा व्यक्त की है। समान किराए के भुगतान पर अधिकारी को क्वार्टर ऑक्युपाई करने की अधिकतम अवधि क्या है? अध्ययन अवकाश की संपूर्ण अवधि तक वह चाहे तो क्वार्टर ले सकता है। यदि किसी चिकित्सा आधार पर विवरीकृत मतलब डिकेट्राइज को उसके मूल संबंध में वापस शामिल किया जाता है जहाँ से उसे मूल रूप से पदोन्नत किया गया था, तो उसकी स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा? तो वैकल्पिक पदों पर अमूल्य चिकित्सित रूप से विकृत कर्मचारी को समतुल्य या संगत ग्रेड में की गई सेवा की अवधि के संदर्भ में अम्लीयन ग्रेड में वरिष्ठता दी जानी चाहिए। उन्हें अम्लीयन ग्रेड में अपने पूर्ववर्ती वरिष्ठों से ऊपर नहीं रखा जाएगा। मतलब जो जिस लेवल पे वह था उसी क्रम में, मतलब मान लीजिए उसकी जो सीनियरिटी थी 8वें नंबर पर थी, तो वो 8वें नंबर पर ही होगी। जेजी तक के अधिकारियों के अतिरिक्त पद भत्ता प्रदान करने की अधिकतम अवधि क्या है? 6 महीने। जब स्थायीकरण बिना किसी अंतराल के निर्दिष्ट परीक्षा अवधि के बाद होता है तो ग्रेड में नियुक्ति की तारीख निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाएगी? तो परीक्षा अवधि प्रारंभ होने की तिथि ही उसकी निर्धारित तारीख मानी जाएगी। किलोमीटर भत्ते बदले में भत्ता एल के जब रनिंग स्टाफ ने मुख्यालय में गैर रनिंग ड्यूटी पर लगे हों तो नियोजित होते हैं, तो उस दिन रनिंग भत्ते का कौन सा वेतन दिया जाएगा? मूल वेतन का 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रनिंग स्टाफ को ड्यूटी से हटने के समय 16 घंटे से अधिक समय तक 22 स्थानों पर रोका जाता है तो उन्हें साइन ऑफ के समय से 16 घंटे की समाप्ति के बाद प्रत्येक 24 घंटे या उससे भाग के लिए 70 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दिया जाता है। पर रेलवे कर्मचारी ऐसे खंडों और परिस्थितियों की पहचान करेगी जिनमें रनिंग स्टाफ को निर्धारित ड्यूटियों के भीतर पर्याप्त किलोमीटर अर्जित करने में सक्षम बनाने की क्षमता नहीं है और रनिंग स्टाफ को पूरे निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए डेस्क की दर से न्यूनतम गारंटीकृत किलोमीटर भत्ता का भुगतान किया जाएगा। तो 120 पर किलोमीटर। रेलवे क्वार्टर में रहने वाले रेलवे कर्मचारी छुट्टी पर रहते हुए समान किराया लाइसेंस शुल्क किराए की निश्चित दर का भुगतान करने पर छुट्टी की अवधि के लिए क्वार्टर को बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है? तो ये जो है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवीक्षा पर ग्रुप सी रेलवे कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए आवश्यक नोटिस अवधि कितनी है? 1 माह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से भत्ते न्यायालय के आदेश द्वारा कुर्की से मुक्त हैं? तो जो सभी प्रकार की यात्रा भत्ते, सभी मकान किराया भत्ते, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, बच्चों की शिक्षा भत्ते, ये सभी जो हैं कुर्की से मुक्त माने जाते हैं। वर्तमान में MSPC के अंतर्गत पदोन्नति हेतु किसी कर्मचारी पर विचार करने हेतु APR न्यूनतम मानक क्या होगा? तो वेरी गुड, जो है न्यूनतम मानक होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी रेलवे कर्मचारी ने किसी पद पर ग्रहण अधिकार प्राप्त कर लिया है तो उस पद पर ग्रहण अधिकार बरकरार नहीं रह सकता? जब किसी अन्य पद स्थानांतरित हो और कार्यभार ग्रहण करने की समय ले जब तक कि उसके पद नाम के समय साथ कम वेतन वाले पद पर स्थानांतरित न कर दिया जाए, छुट्टी पर रहते हुए, निलंबन के दौरान, विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए, समय समय पर जारी सरकार आदेशों के स्वीकार अधिकतम सीमा से अधिक सीमा तक रुका हो, केवल फोर्थ मतलब चतुर्थ स्थिति में ही जो है उसका जो है वो ग्रहण अधिकार बरकरार नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित में किस संस्थान को भारतीय रेलवे संस्थान मैनुअल खंड 2 के अध्याय जो है 24 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान सहायता दी जा सकती है? तो चिकित्सा संस्थान, रेलवे संस्थान, खेल क्लब, रेल सहकारी समितियाँ, रेल कॉलोनी में रेल कार्मिक द्वारा चलाए जाने वाले निजी तौर पर प्रतिबंधित स्कूल, सभी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन अवकाश के बारे में कौन सा कथन सही है? रेलवे चिकित्सा सेवा अधिकारी के संबंध में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के लिए 36 महीने का अधिकतम अवकाश दिया जा सकता है। भारत में उससे प्राप्त अध्ययन अवकाश के दौरान रेलवे कर्मचारी छुट्टी से जाने से ठीक पहले ड्यूटी पर रहते हुए प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन मिलेगा, साथ ही उसे महंगाई भत्ता और किराया भत्ता भी मिलेगा। रेलवे चिकित्सा सेवा अधिकारियों के अलावा किसी भी रेल कर्मचारी ने अपने अधीन परिवीक्षा अवधि सहित कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा की हो। रेलवे चिकित्सा सेवा अधिकारियों के अलावा किसी भी रेल कर्मचारी स्वीकृत की जाने वाले अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि एक बार 24 महीने से संपूर्ण सेवा काल के दौरान 36 महीने। ये दोनों गलत है ना, कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, दोनों सही है। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अप्रेंटिस CCA और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCBT द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NC रखने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में रेलवे द्वारा लेवल 1 पदों पर सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये 20% आरक्षण प्रावधान है। रेलवे कर्मचारियों के पक्ष में शैक्षिक सहायता की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं? पुस्तकालय शुल्क, खेल शुल्क, प्रवेश शुल्क या पाठ्येतर शुल्क। ये जो चारों हैं ये उसका हिस्सा नहीं है ट्यूशन फीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेन्नई में दक्षिणी रेलवे में कार्यरत एक रेलवे कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर गुवाहाटी में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में स्थानांतरित कर दिया जाए जो कि
मतलब 2669 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो रेलवे कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने का समय कितना है, तो ये होगा आपका 15 दिन का कार्यभार का समय होगा। 2000 किलोमीटर से अधिक है, 2000 किलोमीटर से कम के समय के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। रनिंग स्टाफ पर लागू विशेष प्रतिपूरक भत्ते के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? जब रनिंग रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाए, जब कर्मचारी ड्यूटी से हटाने के समय से 15 घंटे से अधिक समय तक बाहरी स्टेशन पर रखा जाता है, जब दुर्घटना के कारण संबंधित स्टाफ के मुख्यालयों के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर ट्रेन 8 घंटे से अधिक समय तक रुकी रहती है, या जब रनिंग स्टाफ उनके मुख्यालय बाहर के स्टेशन पर अस्थायी रूप काम करने के प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उन्हें प्रतिपूरक भत्ते प्राप्त होंगे। ये आलोक दिया वो सही है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार पंजीकृत ट्रेड यूनियन वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में उद्योग प्रतिष्ठान की नियोक्ता के साथ बातचीत करने एक समझौता संघ या समझौता परिषद होगी। यदि इस संहिता के तहत पंजीकृत श्रमिकों में एक से अधिक ट्रेड यूनियन कार्य कर रहे हैं, तो उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के मास्टर रोल पर डैश या उससे अधिक श्रमिक वाले ट्रेड यूनियन को सत्यापित और उस ट्रेड यूनियन समर्थन करने वाले नियोक्तादार श्रमिकों को एक मास समझौता संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी। कब दी जाएगी? 51% होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा जो रेलवे सेवक पास 1986 के अनुसार विधवा पास के बारे में सही है? तो ये जो है जो विधवा की सेवानिवृत्ति के बाद रेल कर्मचारी को मिलने वाले मानव पार्षदों की आदि संख्या प्राप्त करने की पात्रता हुई, जो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु की सामान्य सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की तारीख को सेवानिवृत्ति की तारीख मानकर प्राप्त हो रही है। बिल्कुल सही। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा पास धारक को उससे यात्री की सुविधा प्राप्त हुई। सही बात है। किसी रेल कर्मचारी को विधवा और जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती, प्रत्येक दूसरे वर्ष न्यूनतम 61 पास की हकदार होगी। दूसरे वर्ष तो नहीं, हर वर्ष है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा के दौरान मरने वाले किसी भी रेल कर्मचारी की विधवा प्रत्येक दूसरे वर्ष में कम से कम 61 पास की हकदार होगी, भले ही मृत्यु से पहले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मरणार्थ पास की पात्रता की निर्धारित सेवा से कम हो। सही बात। एक कर्मचारी को जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया तो उसकी पदोन्नति की अयोग्यता का मामला उठाया गया। निम्नलिखित में कौन सा निर्णय लेने के सक्षम है? इस रेल कर्मचारी पदोन्नति त्रुटिपूर्ण थी या नहीं? कौन ले सकता है इसका? तो आप जो है वो ऐसे वरिष्ठ यांत्रिक इंजीनियर या डिप्टी सीएम दिए गए, कोई भी सही नहीं। ये चीफ मतलब मुख्य कार्यालय कारखाना इंजीनियर, तो ये चीफ वर्कशॉप इंजीनियर ये ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, रेलवे में सहायक कार्मिक अधिकारी के ग्रुप बी पदों पर 70% चयन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वे आवेदन करने के पात्र हैं। एपीयू है ना 70%। देखिए अभी जो क्वेरी चलती है कि 3 साल या 5 साल, इसमें क्वेश्चन ही पूछ लिया है। आप देख लीजिए, जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली वे आवेदन करने के पात्र हैं। जिन कर्मचारियों ने लिखित परीक्षा 80% से अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें पैनल तैयार कर समय उत्कृष्ट घोषित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा और सेवा अभिलेख के मूल्यांकन के उम्मीदवारों की वरिष्ठता क्रम व्यक्तियों की संख्या के 6 गुना तक बुलाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक परीक्षा और सेवा अभिलेख के मूल्यांकन के उम्मीदवार की क्रम व्यक्तियों की संख्या 6 गुना तक बुलाया जाएगा। तो ये है आपका है वरिष्ठता के क्रम में नहीं, मौखिक परीक्षा और सेवा लेखा के मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम में। तो ये आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही और ये चौथा भी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत नियोक्ता के अनुदान की वर्तमान दर कितनी है? 14% है। रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक के लिए मान्यता प्राप्त गैर रेलवे संस्थान से शिक्षण पाठ्यक्रम सेमिनार संगोष्ठियों के लिए रेलवे कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर व्यय को मंजूरी करने के लिए प्रति वर्ष ऊपरी सीमा क्या निर्धारित की गई? तो 1 करोड़ रुपये आयत मतलब सीमा निर्धारित की। रेलवे में जब किसी रेलवे कर्मचारी को गलत अधिक भुगतान किया जाता है तो से किसे 2 लाख रुपये तक के ओवर पेमेंट की वसूली से छूट देने की शक्ति प्राप्त है। तो ये है सदस्य वित्त की सहमति से अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन से अर्थ रेलवे संगठन के रेलवे कर्मचारी रेलवे अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सेवा और उपचार सेवा सुविधा प्राप्त होने के पात्र होंगे? रेलवे अधिकारी क्लब, रेलवे संस्थान, उपभोक्ता सहकार समिति, कर्मचारी लाभ निधि समितियाँ सभी जो है पात्र होंगे। एक एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में पेंशन फंड और निवेश के विकल्प का चयन कितनी बार किया जा सकता है? एक वित्तीय वर्ष में 1 बार और 2 बार चयन किया जा सकता है। रेल कर्मचारी को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। रेलवे कर्मचारी नियम 1968 में निम्नलिखित किस नियम के तहत सजा दी जा सकती है? तो ये 14A के तहत ये दी जा सकती है। रेलवे के एक कर्मचारी ने मैकेनिकल वाहन जूनियर इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए आरआरबी आवेदन किया तो उसके द्वारा प्रस्तुत एसटी प्रमाण पत्र के आधार पर उसे एसटी कोटे के तहत भर्ती किया गया और एक डिवीजन नियुक्त किया गया। रेलवे सेवा ग्रुप कर्मचारी ग्रुप सी ग्रुप बी में पदोन्नति और वर्तमान में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर जेजी में काम कर रहा है और उसके द्वारा प्रस्तुत एसटी प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा गया। जांच और पूछताछ पूरी होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के साथ साथ राज्य स्तरीय जांच समिति ने घोषणा की कि अधिकारी एसटी समुदाय से संबंधित नहीं और उसकी भर्ती के समय उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी था। इन लोगों से कौन से अधिकारियों की सेवा को समाप्त करने के सक्षम है? तो जेजी तक पहुँच गया है। तो जो आपके वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर जो है ये इनके सक्षम है ना। रेलवे सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के किस नियम के अंतर्गत निलंबन आदेश के अलावा किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतिम निपटान में इलेक्ट्रोलिटरी प्रकृति का या चरणबद्ध सहायता का आदेश पारित किया जाता है?
रेलवे सेवा 1968 का 14I, रेलवे सेवा नियम का 14(2) या रेलवे सेवा नियम 14(3) या दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। तो प्रतिक्षणबद्ध सहायता कार्य निष्पादित किया जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। एक ही विभाग में 3 रेलवे कर्मचारी ABC ने संयुक्त रूप से अपराध किया है। अनुशासन पदाधिकारी जिन्हें 3 रेलवे कर्मचारी विरुद्ध बर्खास्त की सजा लगाने का अधिकार है। सहायक मंडल बिजली इंजीनियर और वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर। निम्न में कौन से रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील 1968 के तहत उन सभी के विरुद्ध समान कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम है? तो ये आपके सीनियर DE जो है आपके EE ये सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर का। रेलवे सेवक अपील नियम 1968 के अंतर्गत एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही के लिए बड़ी सजा की कार्रवाई आरंभ करने की सिफारिश सेफ्ट विभाग द्वारा की गई थी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के निष्कर्ष पर अनुशासन प्राधिकरण द्वारा केवल लघु दंड माइनर पेनाल्टी ही लगाया गया। जूनियर इंजीनियर ने इस दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं की और दंड लगाए जाने तिथि से 1 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। तो जब सेफ्टी विभाग को लघु दंड लगाए जाने की जानकारी मिली और वे दंड की मात्रा से असंतुष्ट हुए तो उन्होंने दंड में वृद्धि करने की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकृत अधिकारी स्वतः सुमोटो कार्रवाई करके दंड बढ़ा सकता है? मतलब मान लीजिए किसी को छोटी सी प्रशस्ति मिली है, अब उसमें सिर्फ संज्ञान लेते हुए कौन उस दंड को बढ़ा सकता है? तो उसके पास पावर है, तो ये आपके GM के पास पावर है, वह चाहे तो दंड को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। उस नियम को सही ढंग से पहचाने जिसके अंतर्गत अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से उचित प्राधिकारी जैसे भी मामला हो किसी रेलवे कर्मचारी को पुनर्नियुक्त कर सकता है। ऐसे मामले में जहां अपील की गई थी, पुनरीक्षण किया गया था और सेवा से बर्खास्त की हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कार्रवाई को रेलवे बोर्ड के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपील समीक्षा पर बरकरार रखा गया था। तो इस तरीके से ये किस में आता है? तो ये आता है भारतीय रेलवे स्थापना संहिता का नियम 402 खंड 1 जो है ये इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक रेलवे कर्मचारी ने भारत के राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत की है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में याचिका को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा रोका जा सकता है? याचिका एक सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व जो किसी वित्तीय या रियायत को देने या सिफारिश करने से इनकार करता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता किसी भी नियम के तहत हकदार नहीं है। नेक्स्ट है याचिका अपील या पुनरीक्षण शक्तियों के उपयोग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश के खिलाफ पारित की गई है। याचिका परिवीक्षा पर नियुक्त याचिकाकर्ता की सेवा से मुक्ति समाप्ति के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व है, या फिर याचिकाकर्ता ने परिशिष्ट 2 में दिए गए भाग 2 के सही प्रावधान और तक याचिका प्रस्तुत करने का प्रारूप और तरीका का अनुपालन किया है। तो कैसा है? आप इसके लिए आपका 1, 2 व 3 4 एवं सही है ना। राष्ट्रपति को संपूर्ण माफ़ करने का अधिकार है। रेलवे सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का कौन सा नियम विलंबन आदेश जारी करने की प्रक्रिया बताता है? तो ये आपका रूल 5 जो है ये निलंबन आदेश बताने की प्रक्रिया बताता है। रेलवे सेवक अनुशासन एवं नियम 1968 का कौन सा नियम संशोधन से संबंधित है? तो ये नियम जो 25 है ये संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जब किसी सरकारी कर्मचारी विरुद्ध शुरू किया गया अनुशासनात्मक मामला जांच आपराधिक अभियोजन प्रथम विभाग की पदोन्नति समिति DPC की बैठक की तारीख से डेस्क की अवधि समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होता तो नियुक्त प्राधिकारी मामले की समीक्षा कर सकता है और कर्मचारी के पक्ष में सतत पदोन्नति का आदेश दे सकता है यदि रेलवे कर्मचारी निलंबन के अधीन नहीं है, जो निर्धारित अन्य नियमों व शर्तों के अधीन होगा। वही 2 साल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब एक रेल कर्मचारी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है तो उसे निम्नलिखित में कौन सी पेंशन मिलती है? तो उसको आपको जो है सुप्रेन्यूएशन पेंशन मिलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक किसी रेलवे कर्मचारी को उसके साथ स्थायी पद की समाप्ति के कारण से मुक्त कर दिया जाता है जब तक उसे किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाता तो वह निम्नलिखित में से किस पेंशन का हकदार होगा? ये होगा कंपनसेशन पेंशन, क्षतिपूर्ति पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की सही व्याख्या करता है? तो आपका ये जो है 1, 2 और 3। पहला है आपका रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकृत कर सकते हैं। सही बात है। 2/3 से कम नहीं और क्षतिपूर्ण पेंशन ग्रेच्युटी या दोनों से अधिक नहीं जो उसे स्वीकार होती है पर क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है। सही बात है। राष्ट्रपति किसी रेलवे कर्मचारी के मामले में नियमों के तहत स्वीकार कर पूर्ण क्षतिपूर्ति पेंशन से कम पेंशन देने का आदेश पारित करता है। तो ऐसा आदेश पारित करने से लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। पेंशन ग्रेच्युटी दोनों की 2/3 से अधिक नहीं जो स्वीकार करते हैं और क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है। तो 1, 2 व 3 ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
यदि रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि अर्हकारी सेवा जो है 20 वर्ष या उससे अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिश्रमिक देय, तो आपको कौन सा पारिश्रमिक देय होगा, तो जो उसकी अर्हक सेवा की प्रत्येक मूल्य की 6 माह की अवधि के लिए उपलब्ध परिलब्धियों का आधा जो है, या फिर बोलें परिलब्धियों के अधिकतम 33 गुना के अधीन, बशर्ते कि अधिकतम निर्धारित राशि पार ना हो उसके, जो उसकी अधिकतम राशि उसको पार ना करे तो इतना उसको दे होगा। रेलवे कर्मचारी शिक्षकों के अलावा सब्सिट्यूट के रूप में की गई सेवा को सब्सिट्यूट के रूप में निरंतर सेवा की डेस अवधि पूरी होने की तारीख से पेंशन के लाभ के लिए गिना जाएगा, जिसके बाद उन्हें बिना किसी ब्रेक के नियमित ग्रुप सी या ग्रुप डी पदों में आवेदन किया जाएगा। तो इसका है दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को उपलब्ध अधिक पेंशन पारिवारिक पेंशन की मात्रा क्या है जब उनकी आयु 90 वर्ष से 95 वर्ष कम हो जाती है, तो उनको संशोधित मूल पेंशन का 40% मिलता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने पर धारा 7I के अंतर्गत सूचना प्रदान करने व अनुरोध को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध समय सीमा कितनी है, तो अनुरोध प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर इनको जानकारी देनी होती है। 7वें वेतन आयोग द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है, 9,000 रुपये, ये न्यूनतम पारिवारिक पेंशन है। पारिवारिक पेंशन की शर्तों के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो डैश और कोई बच्चा या बच्चे नहीं है जो, तो जीवित व्यक्ति पारिवारिक पेंशन करने का हकदार नहीं है, गलत बात है ना। इसमें कंडीशन है जहाँ एक महिला या पुरुष रेलवे कर्मचारी न्यायिक रूप से अलग हुए पति या विधवा को पीछे छोड़कर मर जाता है, तब इसमें है कोई बच्चे नहीं तो जीवित व्यक्ति पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हकदार है। और कोई बच्चे नहीं है, मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन कुछ शर्तों के अधीन जीवित व्यक्ति को दे होगी, सही बात है। और एक बच्चे या बच्चों के साथ ऐसी पारिवारिक पेंशन व्यक्ति को दे होगी जो ऐसे बच्चे या बच्चों का वास्तविक अभिभावक है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित व्यक्ति ऐसे बच्चे का अभिभावक नहीं रह गया है, ऐसी पारिवारिक पेंशन जीवित व्यक्ति को दे नहीं होगी और उस व्यक्ति को भुगतान की जाएगी जो बच्चे या बच्चों का अभिभावक होगा, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार, यदि कोई पेंशन भोगी जो केंद्रीय सेवा समूह एक सदस्य है अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से देश की सम्मति से पूर्व किसी भी समय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यावसायिक रोजगार ग्रहण करता है तो किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो सरकार को लिखित आदेश द्वारा घोषित करने का अधिकार है कि वह पेंशन का पूरा या उसका कोई भाग और ऐसी अवधि के लिए हकदार नहीं होगा, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाता है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय औचित्य के मानकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यय प्रथम दृष्टा अफसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में वैसे ही सतर्कता बरतनी चाहिए जैसा कि एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय करने से पूर्व बरतता है। प्रत्येक प्राधिकारी को व्यय से मजदूरी देने की अपनी शक्ति उपयोग ऐसे आदेश प्रेरित करने के लिए करना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लाभ के लिए हो, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। रेलवे के लाभ के लिए हो, सार्वजनिक धन का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष समुदाय के वर्ग के लाभ तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसमें शामिल व्यय की राशि नगण्य ना हो या राशि के लिए दावा न्यायालय में लागू किया जा सके या व्यय किसी मान्यता प्राप्त नीति या प्रथा में अनुसरण में हो, सही बात है। किसी विशेष प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए दी जाने वाले भत्ते जैसे यात्रा भत्ते इस प्रकार विनियमित होने चाहिए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ताओं के लाभ के स्रोत ना आलोक दिया वो, सही है। कौन सी समिति राष्ट्रपति के अनुमोदन से संसद के समक्ष रखे जाने के बाद लेखा परीक्षा रिपोर्ट और विनियोग खातों की जांच करती है, ये लोक लेखा समिति जो जांच करती है। सकल आय में सकल कार्यकारी व्यय का प्रतिशत क्या है, परिचालन अनुपात जो है सकल आय में सकल कार्यकारी व्यय का प्रतिशत है। रेलवे के प्रमुख और लघु शीर्ष राजस्व में शब्द वायु में किसको संदर्भित करता है, माल आय को जो है वो ये संदर्भित करता है। खान पान विभाग से प्राप्तियों से उत्पन्न राजस्व लेकिन में से किस प्रमुख शीर्ष या उपशीर्ष के अंतर्गत आता है, तो विविध और अन्य आय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सस्पेंस का राजस्व कार्य व्यय किस प्रकार के अंतर्गत आता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय वार्षिक बजट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या सही नहीं है, तो भारतीय रेलवे अनुच्छेद 112(1) के तहत कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पिछले वर्ष की समीक्षा और इस वर्ष की वार्षिक प्राप्ति और व्यय शामिल है। आगामी वर्ष की प्राप्ति और व्यय का अनुमान आगामी वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि कोई हो, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न किसी लेखा अवधि में वास्तविक व्यय चाहे वह वास्तव में वितरित किया गया हो या नहीं, निम्न कौन सा ग्राहक उपरोक्त स्पष्टीकरण से मेल नहीं सही मेल खाती है, तो सकल कार्य व्यय जो है ये मेल खाती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावित व्यय के संदर्भ में सही है, अर्थात रेलवे के संबंध में भारत की संचित निधि प्रभावित व्यय, भारत की संचित निधि पर
भारतीय व्यय का अनुमान संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। गलत है। भारत के नियंत्रक मालिक परीक्षक को या उसके संबंधित भत्ते और पेंशन सही है। किसी न्यायालय की किसी निर्णय डिग्री या पंचायत या मध्यस्थों द्वारा पंचायत को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई राशि जिसे न्यायालय के नियम में बनाएगा वो सही है। संविधान या संशोधन कानून द्वारा बनाकर इस प्रकार भारत घोषित की कोई अन्य सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, कौन विविध राजस्व के अंतर्गत आता है? तो विविध राजस्व के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचार, भूमि पट्टा, विज्ञापन, साइडिंग, सेलिंग, डाकबान, ये सब जो है ये आपके राजस्व के अंतर्गत आते हैं। योजना शीर्ष कोड 17 किसके लिए संबंधित है? कंप्यूटराइजेशन के लिए संबंधित है। किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में अलग कर दिया गया है? तो मतलब सॉरी मिला दिया गया है, तो ये वर्ष 2017। ये हमने ईपीओ के आपके सामने 110 क्वेश्चन डिस्कस की। उम्मीद है आपको बहुपयोगी होंगे। यदि आप चाहते हैं ये वीडियो आपको मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।